हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, राजन सीरीज से है। इसके पहले हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन हल करवा चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन राजन सीरीज से क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का, संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब हुआ संप्रेषण। तो संप्रेषण हम लोग समझ लेते हैं संप्रेषण है क्या। संप्रेषण जैसे शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो वार्तालाप चलती है उसे संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा किसी पाठ या किसी लेसन को संदेश के रूप में जो जैसे एक प्रकार से प्रेषक वक्ता का काम करता है और संदेश देता है। अग्राही जो उसको लेता है यानी शिक्षार्थी ज्ञान लेता है। ठीक उसी प्रकार से संप्रेषण कार्य करता है। संप्रेषण जैसे किसी मीटिंग में कई लोग बैठे हैं, उसे संप्रेषण क्रिया कह सकते हैं। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है राजन सिंह से। हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन कि शिक्षक शिक्षार्थी को कैसे मोटिवेट करता है, उसकी ज्ञान शक्ति में वृद्धि कैसे करता है कि ताकि उसका ध्यान केंद्रित रहे। तो दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा यानी बालकों में अभिरुचि पैदा करना ही क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। जिसके फलस्वरूप बालक ध्यान मग्न होकर पढ़ता है। अभिप्रेरणा बालक की शक्ति को बढ़ाता है। ठीक इसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2022 में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो प्रशिक्षण हम समझ लेते हैं। प्रशिक्षण जैसे शिक्षण और अधिगम के बीच की कड़ी को हम लोग प्रशिक्षण कहते हैं। अब किताबी भाषा में हम लोग लिख सकते हैं शिक्षण का अर्थ अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना और या कौशल विकसित करना जिससे किसी विशेष कार्य में प्रवीणता मिले, उसमें बढ़ सकते हैं, किसी ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। इसी को प्रशिक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है बाल केंद्रित शिक्षण की कोई दो विशेषता बताइए। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा होती है, जैसे पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा चलती, जिसे जो शिक्षक कहता था वही बालक सुनता था। अब इस समय हो गया है कि बालक के अनुसार शिक्षक को चलना पड़ रहा है। बालक कितना तेजी से ज्ञान ग्रहण कर पा रहा है, उसे धीरे पढ़ना चाहिए या तेज पढ़ाना चाहिए उसी पर। अब बाल केंद्रित शिक्षण विधि में दो विधि है, जैसे मनोवैज्ञानिक विधि है, प्रधान शिक्षण है। जैसे मनोवैज्ञानिक विधि में क्या है, यह शिक्षण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। जैसे मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षा दी जाती है बालक को। आप लोग अगर बालक को ध्यान में रख कर अगर क्वेश्चन को हल करेंगे तो सही सही हम क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अगला पॉइंट हम लोग से बाल प्रधान शिक्षण। इस शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता होती है कि बालक कितना तेजी से शिक्षा को ग्रहण कर रहा है या उस बताए गए ज्ञान को सही तरीके से पूछने पर डिफाइन कर रहा है। ठीक इसी को हम लोग बाल केंद्रित शिक्षण की दो विधि इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है खेल पर आधारित दो शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। केवल शिक्षण विधि का नाम लिखने के लिए कह रहा है। अगर केवल नाम लिखने के लिए कहेगा तो ऐसे ही आप लोग लिख दें, नंबर पूरा मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एक खेल विधि होता है, किंडरगार्टन विधि होता है, और एक मॉन्टेसरी विधि होता है, डाल्टन विधि होता है। आप लोग चारों विधियों को याद रखिए, कोई दो विधि लिख दीजिए, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि और खेल विधि। इसको आप लोग याद रखिए तो इसका उत्तर आप सही से दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के क्षेत्र हेतु लाभप्रद है। तो इस विधि का प्रयोग जैसे इतिहास, पौराणिक स्थल हो गया, पर्यावरण अध्ययन जैसे बड़े बड़े जंगल हो गए, भूगोल विज्ञान आदि के विषयों में लाभप्रदायक हो सकता है। यह पर्यटन विधि का प्रयोग इन्हीं के विषयों पर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है शिक्षण कौशल की एक परिभाषा दीजिए। जैसे शिक्षण कौशल शिक्षण
एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजित करना या जोड़ना। जैसे पहले कोई ज्ञान प्राप्त किया जा चुका है, अब किसी ज्ञान को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, अगर उसके रिलेटेड है उसी में से जोड़ना या समायोजन करना या प्रयोग में समन्वय करना ही शिक्षण कौशल कहलाता है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, श्यामपट्ट कौशल की किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। श्यामपट्ट कौशल के घटक पूछ रहा है। तो जैसे शिक्षक शिक्षार्थी को अगर शिक्षा दे रहा है, जैसे श्यामपट्ट का उपयोग कर रहा है, तो उसमें क्या क्या घटक हो सकते हैं। जैसे कोई उस पर शब्द लिख के समझा रहा है वो, तो शब्द के बीच की दूरी कितनी सही होनी चाहिए, और शब्द जो लिख रहा है वह सुडौल होना चाहिए। और हम लोग पॉइंट और लिख सकते हैं, जैसे पीछे बालक जो बैठा है उसको स्पष्ट रूप से श्यामपट्ट पर लिखा हुआ शब्द वर्ड दिखाई देना चाहिए। यही है श्यामपट्ट कौशल की विधि। आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे स्पष्टीकरण से आप क्या समझते हैं। स्पष्टीकरण या किसी चीज़ को स्पष्ट कैसे बताया जाता है। स्पष्टीकरण क्या है। स्पष्टीकरण एक प्रकार का वर्णन यानी व्याख्या है कि किसी शिक्षक किसी चीज़ को स्पष्ट करके शिक्षार्थी को ज्ञान दे सके, इसी को स्पष्टीकरण कहते हैं। अब किताबी भाषा में हम लोग लिख सकते हैं, स्पष्टीकरण के द्वारा शिक्षार्थी के या शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। यह एक कला है, यह कला विचारों को स्पष्ट करती है। जैसे शिक्षक का उद्देश्य विचारों को एक प्रकार स्पष्ट करना है कि बालक उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर ले जिस विषय के बारे में छात्र बहुत कम जानता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। पुनर्बलन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पुनर्बलन यानी कि किसी चीज़ पर बल देना है, पहले कोई चीज़ सीख चुके हैं या फिर कोई उस पर बल देना। यह पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। किसके? स्किनर। आप लोग याद रखिए इसको कि स्किनर द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। तो इसके प्रकार क्या, जैसे धनात्मक हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, ऋणात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है, शाब्दिक हो सकता है, अशाब्दिक हो सकता है। जैसे पुनर्बलन, जैसे किसी ज्ञान को बालक सीख चुका है, फिर उसे प्रेरित करना, जैसे उसे पुनः प्रेरित करके उस पर पुनर्बल देके उसे फिर से वह धनात्मक सकारात्मक रूप से फिर से ज्ञान प्रदान करना ही पुनर्बलन क्रिया कहलाता है। अब अगला हम लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण क्या है। जैसे एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है। स्थूल का मतलब होता है स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल का मतलब होता है जैसे किसी चीज को एकदम नीचे से या एकदम शुरू से ज्ञान प्रदान करना बच्चे को। और सूक्ष्म का मतलब होता है जैसे उसे कुछ पता हो उसके आगे उसे बताना सूक्ष्म होता है। अब इसमें हम लोग सूक्ष्म शिक्षण को जैसे लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। एलन के अनुसार, एक वैज्ञानिक एलन, इनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकरण लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्र वाली कक्षा के सामने अल्प समय के लिए संपन्न किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। जैसे छोटी कक्षा हो, कुछ बालक जानते हो, उसमें कुछ समय के लिए उस ज्ञान को रखना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है, आप और क्यों। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा जा सकता है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी है। तो प्रयोग यानी हम लोग ज़्यादातर विज्ञान में किसी चीज़ को प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला में जाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन या अनुसंधान विधि सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखता है, यानी करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। अपेक्षित अधिगम का शाब्दिक अर्थ बताइए। अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं तो पूछा जा सकता है अपेक्षित अधिगम स्तर का वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम अलग अलग समझ लेते हैं, अपेक्षित क्या है, अधिगम क्या है, स्तर क्या है। जैसे अपेक्षित का मतलब है किसी कार्य को पूर्ण करना अभी बाकी है, अपेक्षित मतलब हो गया। अधिगम क्या होगा, मतलब सीखना या सिखाना। अधिगम स्तर मतलब हो गया किसी चीज़ की उपलब्धि हो या किसी चीज़ का आशय हो, वह अधिगम स्तर कहलाता है। अब इसे हम किताबी भाषा में लिख सकते हैं, जैसे
इस शब्द की संरचना 3 शब्दों में की गई है, अपेक्षित, अधिगम और स्तर। अपेक्षित से तात्पर्य है ज्ञात करना या किसी चीज को हल करना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। स्तर का आशय उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है, इस तरीके से। अब संप्रेषण क्या है, फिर वही जो हम लोग पहले क्वेश्चन में किए थे, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। एक हम लोगों का होता है प्रेषक, संदेश ग्राही। एक प्रेषक जिसके द्वारा संदेश दिया जाता है, और एक होता है जो ग्राही होता है, संदेश लेता है। संप्रेषण की परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, जैसे संप्रेषण दो व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने का माध्यम होता है। इसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। ये पूछा जा सकता है संप्रेषण किस शब्द से लिया है, कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है। इस विकल्प में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। दो व्यक्तियों के मध्य भाव, विचार तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, शिक्षण के किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों को लिखिए। हम दोस्तों आपको 4 शिक्षण सूत्र बता दें, आप लोग आसानी से, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इसको लिख सकते हैं। जैसे सरल से जटिल की ओर यानी कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, 4 प्रकार से, जैसे पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यह शिक्षण के सूत्र हैं, इसी के द्वारा शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? बहुस्तरीय, जैसे शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है बहुस्तरीय, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। स्तरीय कक्षा का मतलब होता है जैसे 2 कक्षा या 3 कक्षा के बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना बहुस्तरीय कक्षा कहलाता है। तो इसको हम अपने किताबी भाषा में, अपने सेमेस्टर एग्जाम में किस तरीके से लिख सकते हैं? तो जैसे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, जैसे बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से ऐसे शिक्षण से है जिसमें 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ उनकी वैयक्तिक रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। जैसे अंताक्षरी खिलाई जाती है, खो खो खिलाया जाता है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो शिक्षण, जैसे शिक्षण और अधिगम के बीच की कड़ी को शिक्षण कहते हैं। इस तरीके से हम लोग सिंपल में लिख सकते हैं। और एक वैज्ञानिक है वी.एफ. स्किनर के द्वारा, जो पुनर्बलन का सिद्धांत इन्हीं की वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। इस तरीके से हम लोग शिक्षण को परिभाषित कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे किन्हीं 2 शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। जैसे क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ध्यान का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। इस तरीके से हम लोग शिक्षण के सिद्धांतों को लिख सकते हैं। तो हमको इसमें केवल 2 पूछा गया, तो हम लोग जैसे सीखने का सिद्धांत लिख सकते हैं। इस सिद्धांत में सीखने के लिए छात्रों का क्रियाशील होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि करके सीखने का सिद्धांत है। अब रुचि का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को छात्र की रुचि का सर्वप्रथम पता लगाना चाहिए कि छात्र की रुचि है या नहीं। इस तरीके से हम लोग शिक्षण सिद्धांतों को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीकों को बताइए। संप्रेषण वही जो कम्युनिकेशन है, दो या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप को संप्रेषण कहते हैं। तो यह कितने तरीके से प्रभावी हो सकता है? जैसे शिक्षण के उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। कोई उद्देश्य होना चाहिए कि उस कम्युनिकेशन या संप्रेषण का, वार्तालाप का। पाठ्य की तैयारी शिक्षक को पूर्व ज्ञान कर लेनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग संप्रेषण के 2 तरीकों लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे शिक्षण सूत्रों से होने वाले लाभ बताइए। शिक्षण सूत्र से होने वाले लाभ कैसे? जैसे शिक्षण मनोवैज्ञानिक हो सकता है, शिक्षण प्रभावी हो सकता है, शिक्षण लाभदायक हो सकता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आप क्या समझते हैं? जैसे प्राकृतिक से, जैसे शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, जैसे शब्द से स्पष्ट हो जाए, प्रकृति यानी प्राकृतिक चीज़ों से, जैसे जो हमें उपलब्ध हैं, यानी हम लोगों के द्वारा बनाई नहीं गई हैं, वह पहले से हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के अनुसार उदाहरण देकर बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ही प्रकृति का अनुसरण सूत्र कहलाता है। जैसे हम लोग शिक्षा किताबी भाषा में लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम, इस शिक्षण का सूत्र के अनुसार प्रकृति
को माध्यम बनाकर बालकों को शिक्षण प्रदान किया जाता है, प्रकृति अनुसरण सूत्र कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, प्रश्नोत्तर विधि के 2 लाभ बताइए। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं सुकरात। सुकरात के द्वारा ही प्रश्नोत्तर विधि दी गई है। सुकरात। यह दोस्तों आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में प्रश्नोत्तर विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, तो सुकरात द्वारा दिया गया है। अब इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि द्वारा? जैसे बालक को प्रश्न पूछकर उसमें ज्ञान की वृद्धि करना है, प्रश्नोत्तर विधि कहलाता है। या छात्रों में रुचि या एवं जिज्ञासा बनी रहती है, जिससे वह ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। और जैसे विद्यार्थी प्रश्न पूछता है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है, इससे उसमें विश्वास की भावना जागृत होती है तथा साथ ही उसकी संकोचन करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। इस तरीके से हम लोग प्रश्नोत्तर विधि को लिख सकते हैं। इस प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात द्वारा दिया गया, आप लोग याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में कमेंट जरूर करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। एक भी लाइक नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। तो शिक्षण में खेल विधि के ऊपर विधि का, जैसे खेल विधि एक किंडरगार्टन विधि होता है, डाल्टन विधि होता है, मॉन्टेसरी विधि होता है, ये खेल विधि है। अब खेल विधि में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे खेल प्रविधि के जन्मदाता यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षार्थी कार्लवेल कुक हैं। उनका मत है कि खेल प्रविधि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। जो बालक खेल द्वारा ज्ञान अर्जित कर सकता है वह अधिक सुदृढ़ होता है। इससे बालक बिना किसी दबाव के सहज से शिक्षा ग्रहण कर लेता है। जैसे खेल के द्वारा बालक को अगर शिक्षा दी जाती है तो वह अधिक दिन तक टिकाऊ होती है, वह अच्छे तरीके से ग्रहण कर लेता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे बाल केंद्रित, बालक के द्वारा केंद्रित, शिक्षक के द्वारा केंद्रित शिक्षा दी जाती है इससे पहले के ज़माने में। इस समय बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है, तो इसमें अंतर हम लोग कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? जैसे बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा दी जाती है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक अधिक महत्वपूर्ण होता था। जो शिक्षक कहता था वह बालक को मानना पड़ता था। इस तरीके से हम लोग बाल और शिक्षक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्या का निदान किया जा सकता है। उपचार छात्रों की, जैसे निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्या का निदान किया जाता है। छात्रों की असफलता की जानकारी प्राप्त कर निदान किया जाता है, उसमें क्या त्रुटि हो रही, बालक क्या गलती कर रहा है। जब छात्र की असफलता की जांच करके निवारण के लिए उपाय किए जाते हैं तो इसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। जैसे जब हम लोग उसको जान जाते हैं कि छात्र कहाँ और किस तरीके से गलती कर रहा है, तो उसे उसका उपचार करना ही उपचारात्मक शिक्षण है। निदानात्मक क्या है? निदानात्मक शिक्षण छात्रों की समस्या का निवारण करना, निदान करना, स्पष्टीकरण करना निदानात्मक कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे ऐच्छिक एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, प्रकरण को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, प्रकरण को छात्र द्वारा ही निकलवाना। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। प्रस्तावना का मतलब होता है कि बालक कितना जानता है उसको पहले ज्ञान कर लेने के बाद ही शिक्षक द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए तो अधिक बेहतर मानी जाती है, यही प्रस्तावना विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है, यह क्यों किया जाता है? काठिन्य निवारण साहित्य की पाठ्य योजना या घटक है। यह छात्रों की बोधगम्यता को बताने के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए? शिक्षण अधिगम सामग्री में, जैसे शिक्षण अधिगम सामग्री में रख रखाव करने की, जैसे अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करना, उचित स्थान जहाँ शोरगुल ना हो, कीड़ों से बचाव होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, पृथक मरम्मत होना चाहिए,
अच्छादान और प्रयोग में सावधानी होनी चाहिए कि जो प्रयोग शिक्षण में कर रहे हैं वो सही तरीके से हो। इस तरीके से हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव की सावधानी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गणित किट के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम बताइए। जैसे स्केल, चाँद, फीट, इस तरीके से कलम हो गया, गणित के उपकरण हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, मेटन हो गया, प्रकार हो गया, उपकरण हो गया। इसी तरह यही पूछ रहा है गणित किट में किन्हीं 2 उपकरणों के 2 पूछ रहा है, तो हम लोग साधारण से जानते हैं कि बच्चा क्या उपयोग करता है गणित में। इसी तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, शिक्षण के किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताइए। शिक्षण के किन्हीं 2 उद्देश्यों को पूछ रहा है। जैसे मानसिक क्षमता का विकास, क्रियाशीलता का विकास। शिक्षण चाहता है कि बच्चे में मानसिक विकास हो, उसके शारीरिक विकास हो, क्रियाशीलता का विकास हो, सामाजिक विकास हो। इस तरीके से शिक्षण का उद्देश्य लिख सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, किसी जैसे उपचारात्मक शिक्षण से आशय हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे बालक का हम लोग उसको जो अशुद्धि पाई जा रही सीखने में, उसका ही उपचार करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। निदानात्मक क्या होता है, ऊपर जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, निदानात्मक वह होता है जैसे किसी समस्या को हल करना निदानात्मक कहलाता है। उपचारात्मक जैसे उसमें कमी क्या आ रही है उसी को पूरा करना ही उपचारात्मक होता है। इसमें हम लोग किताबी भाषा में लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण उस शिक्षण को कहा जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की शिक्षा संबंधित त्रुटियों को दूर किया जाता है और छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उसके सीखने में आ रही बाधाओं तत्वों को दूर किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है। शिक्षण अधिगम सामग्री में कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो जैसे शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से है जिनका प्रयोग बालकों की ज्ञानेंद्रियों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, कहानी कथन प्रविधि से आपका क्या आशय है। कहानी की बच्चों में कहानी सुनाकर उसमें कल्पना शक्ति का विकास करना। जैसे आप लोग बालक को अगर किसी प्रकार की कहानी अगर सुनाते हैं जिससे बालक मोटिवेट होता है, उसमें कल्पना शक्ति का विकास अधिक तेजी से होता है। ये कहानी कथन प्रविधि का उद्देश्य इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से, विवरण प्रविधि किसे कहते हैं। विवरण किसी चीज़ को विवरण देना यानी व्याख्या करना। विवरण शिक्षण सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। रुचि शिक्षण में बालक द्वारा शिक्षा देते समय बालक में कैसे रुचि पैदा करे कि बालक उसमें ध्यान पूर्वक उस पाठ को सही तरीके से ग्रहण करे। जैसे हम लोग छात्रों को आकर्षण एवं आनंदमय कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना, जैसे पढ़ाते समय उसमें हंसी का माहौल बनाना, उस पर किसी बात अट्रैक्शन करके अपने तरफ खींचना बच्चों को। रुचि का सिद्धांत इस तरीके से हम लोग संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के मौखिक हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, शाब्दिक, वाणी संप्रेषण, मुद्रा जैसे हम लोग पीछे समझ चुके हैं संप्रेषण। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।